अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कानून शहादत ऑर्डर 1984 की, और जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 हु मे टेस्टिफाई, आर्टिकल 17 नंबर ऑफ विटनेसेस, और इसके रेलिवेंट जितने भी केस लॉज हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटनेस क्या होता है। विटनेस वो होता है जिसके पास नॉलेज ऑफ फैक्ट्स हो। कोई भी इंसिडेंट हैपन हुआ है या फिर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी इवेंट हुआ है तो उसकी जो नॉलेज है उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो कोर्ट को बता सके ये कैसे वकूआ हुआ था, ये क्या इसके जो भी अहम पहलू थे उसको डिफाइन कर सकते। या फिर इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि विटनेस वो होता है जो ओथ पे स्टेटमेंट लेता है कोर्ट के सामने। ये हल्फी लेता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, और इस तरह करके जो हम देखते हैं वो जो स्टेटमेंट देता है उसको वो विटनेस होता है। और कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं हम एलिजिबिलिटी को, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ अ विटनेस फॉर अपीयरिंग इन द कोर्ट, कि ऐसी क्या कॉम्पिटेंसी विटनेस की होनी चाहिए जिसकी वजह से कोर्ट उसे टेस्टिफाई कर सके कि वो एज अ विटनेस अपीयर हो सके कोर्ट में और अपनी गवाही दे सके। तो इस सारी जो कंडीशंस हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो हमें आर्टिकल 3 बताता है, और आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस होने चाहिए टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स या अदर मैटर्स, या फिर कह सकते हैं स्पेशल लॉज में कितने नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, आर्टिकल 3 की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात वो हमें बताता है कि ऑल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। उसने यहाँ पे वर्ड किया है ऑल पर्सन्स, और अनलेस उसने आगे कंडीशंस भी बयान की हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए इस ऑल पर्सन्स में, कि उस जो बंदा प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ विटनेस, जो अपीयर हो रहा है एज अ विटनेस, तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जो उससे सवाल किया जा रहा है वो उसको समझने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। तो ये उस पर उन्होंने कंडीशन भी साथ लगा दी है। सेकेंड इसकी कंडीशन ये है कि जो उसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उसका एक रैशनल आंसर देने की सलाहियत रखता है या फिर नहीं रखता। रैशनल क्या होता है? रीजनेबल, मतलब उससे सवाल कुछ किया जा रहा है लेकिन उसका जवाब वो कुछ और दे रहा है, तो ऐसी उसमें नहीं होना चाहिए। वो जो उससे सवाल किया जा रहा है वो इतना कॉम्पिटेंट हो विटनेस कि उसको समझे और उस सवाल का सही सही जो टू द पॉइंट आंसर बनता है उसको दे। तो ये सारी उसने कंडीशंस फर्स्ट पैराग्राफ में आर्टिकल 3 में लगाई हैं। इसके अलावा वो कहता है कि जो टेस्टिफाई करेगा कि विटनेस प्रेजेंट कॉम्पिटेंसी रखता है अपीयर होने की या नहीं रखता, वो कौन करेगा टेस्टिफाई? वो कोर्ट करेगा टेस्टिफाई इन कंडीशंस की बुनियाद पर। फिर इसमें बात की गई है रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन, कि जो विटनेस एज अ विटनेस जो है वो कोर्ट में अपीयर हो रहा है तो क्या वो रैशनल आंसर देने की सलाहियत रखता है। तो वो सलाहियत जो उन्होंने 3 स्टेजेस उसकी बताई हुई है, खासकर इन स्टेजेस में वो सलाहियत रखता है। सबसे पहली स्टेज है टेंडर एज, कम उम्री की जो स्टेज होती है। एक्सट्रीम ओल्ड एज, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज है डिजीज ऑफ माइंड और बॉडी। तो ये 3 स्टेजेस का उन्होंने खासकर इसमें बयान किया है, क्योंकि इन 3 स्टेजेस में मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो काम करना छोड़ देता है, या तो वो कम हो जाता है या तो चीज़ें भूल जाती हैं, चीज़ें याद नहीं रहती। तो ऐसे स्टेज में कॉम्पिटेंट जो विटनेस है वो जो कोर्ट है वो उसको टेस्टिफाई करेगी, वो एज अ विटनेस अपीयर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक्सट्रीम ओल्ड एज में या बुढ़ापे की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओल्ड काम करना छोड़ देता है, तब भी देखा जाएगा। फिर डिजीज ऑफ माइंड और बॉडी में अगर तो डिजीज है लेकिन इसके बावजूद वो रैशनल आंसर देने की सलाहियत रखता है तो फिर तो वो ऐसा कॉम्पिटेंट विटनेस है और वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी डिजीज में मुब्तला है जहाँ भी उसका माइंड या काम करना छोड़ गया है या वो अपना आंसर नहीं दे सकता है, तो फिर वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह टेंडर एज में बच्चों से कुछ सवाल किए जाते हैं, अगर तो बच्चे उन सवालों को समझते हैं
और उसका सही रैशनल आंसर देने की सलाहियत रखते हैं, तो वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ डिटरमाइन करेगी कोर्ट। इसके बाद हम एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं चाइल्ड विटनेस पे, जिसकी साइटेशन है PLD 1995 SC1। तो इस केस लॉ में बताया गया है कि चाइल्ड विटनेस अगर कोर्ट में अपीयर हो रहा है और किसी ऐसे मैटर में अपीयर हो रहा है जो कि डेलिकेट मैटर है, तो उसमें क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो कंप्लीटली चाइल्ड विटनेस के बयान पे, की स्टेटमेंट पे जो है गवाही दे रहा है उस पर वो रिलाई नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, उसकी जो स्टेटमेंट उसने दी है उसको कोरैबोरेट किया जाएगा एडल्ट विटनेस की स्टेटमेंट से। यानी कि इसके कहने का मतलब, कोरैबोरेट करने का मतलब ये होता है कि जो एडल्ट विटनेस है वो चाइल्ड विटनेस की स्टेटमेंट को कंफर्म करेगा, उसकी जो वो बयान दे रहा है उसको वेरीफाई करेगा कि ये सही कह रहा है, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है ये गलत कह रहा है। तो ये सिर्फ किस सूरत में होगा, डेलिकेट मैटर्स में होगा। बात करें आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो 1 की, तो प्रोवाइजो 1 में लिखा हुआ है कि कोर्ट उस बंदे को वेरीफाई नहीं करेगी एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस जो कि पर्जरी या फिर फॉल्स एविडेंस पहले दे चुका हो। इसका मतलब ये है कि कोर्ट में वो पहले अपीयर हुआ है और उसने गलत बयानी की है, उसने गलत कोई सबूत दिया या उसने गलत गवाही दी है, तो उसको पर्जरी या फॉल्स एविडेंस कहते हैं। तो उस सूरत में जो कोर्ट है वो उसको टेस्टिफाई एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं करेगी। आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो 2 में ये बताया गया है कि जैसे प्रोवाइजो 1 में बताया गया है कि फॉल्स एविडेंस जो देगा, पर्जरी वो जो देगा, कोर्ट उसको एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं टेस्टिफाई करेगी। तो प्रोवाइजो 2 में उसने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि अगर तो वो बंदा जिसने पहले फॉल्स एविडेंस दिया है तो वो अपने जो रवैये हैं उनको मेंड कर लेता है, उस सही राह पे आ जाता है और उसकी रिपेंटेंस कर लेता है, यानी कि सही असल में तौबा कर लेता है कि आइंदा से नहीं वो देगा, ये माफ़ी मांग लेता है कि आइंदा से वो गलत गवाही जब भी कोर्ट में पेश होगा वो नहीं देगा। तो फिर जब इन दो चीज़ों पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है। तो प्रोवाइजो 2 में प्रोवाइजो 1 की फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि द पर्सन हैज रिपेंटेड एंड मेंटेड हिज वेज, तो फिर वो कोर्ट में एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अपीयर हो सकता है। आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो 3 में बात की गई है कि जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो चेक की जाएगी, वो टेस्टिफाई की जाएगी बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज ले डाउन इन द होली कुरान। अच्छा, ये इसकी तीसरी कंडीशन है। जैसे कि हमने पहले दो कंडीशंस की हैं कि कोर्ट कैसे टेस्टिफाई करेगा, कि उसे क्वेश्चन समझने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और सेकंड उसकी कंडीशन हमने क्या डिस्कस की थी, रैशनल आंसर देने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए, जो क्वेश्चन उससे पूछ रहा है उसकी वो रैशनल आंसर देने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह इसकी थर्ड कंडीशन प्रोवाइजो 3 में बयान की गई है कि टेस्टिफाई की किस लिहाज से करेगा, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम ले डाउन इन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ले डाउन इन द होली कुरान। और ये स्पेशली किस केस में होगा, हदूद के केसेस में, हद और किसास के जो केसेस होते हैं उनमें स्पेशली ये चीज जो है वो कोर्ट उस पर टेस्टिफाई करेगा। और इसमें एक एलिमेंट आ जाता है तस्किया तुल शहूद। ये एक प्रिंसिपल है जिसके तहत पे जो एज अ विटनेस जो है अपीयर हो रहा है उसको टेस्टिफाई किया जाएगा बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। तो तस्किया शहूद क्या होता है कि जो विटनेस है उसका करेक्टर देखा जाएगा कि उसमें खुद पे उसने कोई किसी जुर्म में वो इन्वॉल्व तो नहीं था पहले, या वो कोई झूठ तो नहीं बोलता था, या वो चोरी तो नहीं करता था, मतलब उसके खुद के करेक्टर को देखा जाएगा, वो कितना ऑनेस्ट है कोर्ट में जो गवाही देने के लिए, वो कितना टेस्टिफाई करता है इस तस्किया शहूद के कॉन्सेप्ट को।
इस आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो 3 के लिए हम कोई रेलिवेंट केस लॉ देखें तो वो है, उसकी साइटेशन है PLD 2006 SC जम्मू एंड कश्मीर 43। तो इस केस लॉ में वो हमें बताता है कि प्रोवाइजो 3 के अंडर जब भी किसी कोर्ट किसी विटनेस को टेस्टिफाई करेगा हदूद केसेस में, तो वो कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट करेगा उसमें, तज़किया तुल शाहूद का। इस प्रिंसिपल पे वो डिटरमाइन करेगा क्योंकि वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इसके बाद हम इसका लास्ट पॉइंट इस आर्टिकल का डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन का। तो इसमें बयान किया गया है कि एक पर्सन लुनेटिक है तो क्या वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है या नहीं हो सकता। जनरल रूल तो ये है कि वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अपीयर नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने कंडीशन लगाई है अनलेस, कंडीशन लगाई है कि तब वो नहीं हो सकता या जब वो हो सकता है, कब हो सकता है वो एज अ कोर्ट में अपीयर, कि जब वो अंडरस्टैंड उसमें काबिलियत है कि वो जो सवाल उससे पूछा जा रहा है उसको समझने की उसमें सलाहियत है। लुनेटिक वो बंदा होता है जिसका कभी तो दिमाग काम करता है और कभी किसी पीरियड में दिमाग उसका काम नहीं करता। तो जिस पीरियड में उसका दिमाग काम करता है उस पीरियड में सही तरह से वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है। तो उस दौरान उसके लिए दो कंडीशंस हैं कि एक तो वो क्वेश्चन जो उससे पूछा जा रहा है उसको समझने की उसमें सलाहियत मौजूद है उस वक्त, या फिर रैशनल आंसर जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि वो जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है उसका रीजनेबल आंसर देने की सलाहियत में मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो ये दो कंडीशन तब टेस्टिफाई करता है बाय द कोर्ट तो फिर वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है। फर्दर लास्ट में इस आर्टिकल के लिए हम दो फर्दर केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पुलिस विटनेस की बात है, दूसरी है डम और एंड डेफ एज अ विटनेस अपीयर कोर्ट में हो सकते हैं या फिर नहीं। बात करेंगे पुलिस विटनेस एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है कि नहीं, तो ये जो केस लॉ है साइटेशन हमें बताते हैं कि पुलिस विटनेस एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है और वो तब हो सकता है जबकि उसका जो किस केस में वो अपील हो रहा है तो उसमें उसका कोई गलत मोटिव तो नहीं है या फिर वो फॉल्सली जो है एक्यूज को सजा तो नहीं दिलवाना चाहता, मतलब उसका कोई गलत रीजन ना हो, कोई उसमें गलत उसका मोटिव ना छुपा हो, उस सूरत में वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर किया जा सकता है। सेकंड, इस केस लॉ में ये बताया गया है कि सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी नौकरी में है या फिर वो एक मुलाजमत में है तो वो ये चीज़ उसको बाउंड नहीं करती कि वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। तो लिहाजा वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकता है, बस उसकी मोटिव या उसका जो भी मकसद है उसको जो कोर्ट है उसको टेस्टिफाई कर लिया जाए। सेकंड, हम ये देखते हैं कि डम एंड डेफ जो लोग होते हैं वो एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। डम उसको कहते हैं जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो, ठीक है, जो स्टूपिड हो, इस तरह के लोग। डेफ वो जो बहरे हो, ठीक है। तो हमें इसकी ये साइटेशन केस लॉ की बताती है 2019 PCRLJ 1086। तो हमें ये साइटेशन बताती है कि बिल्कुल वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं सिर्फ तब जब वो आर्टिकल 3 की जो कंडीशंस हैं कि आंसर क्वेश्चन को समझ रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं या उसको उन कंडीशंस पे पूरा उतरता है, टेस्टिफाई बाय कोर्ट होता है, तो फिर वो अपीयर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 59 ऑफ QSO एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में ये उसके वो भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो फिर वो कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 543 CRPC ये सेक्शन हमें बताता है कि कोर्ट को जब ज़रूरत पड़ेगी इंटरप्रेटर की तो वो उसको बुलाएगा और वो उससे एविडेंस लेगा और इंटरप्रेटर की वो उसकी होगा, उस पर फर्ज होगा कि जो भी उसे इंटरप्रेट किया जा रहा है वो उसको सही सही कोर्ट को बताए। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि डेफ एंड डम को इंटरप्रेट करने के लिए ख़ास ऐसे लोगों को मखसूस किया जाता है जो उनके सिग्नल्स को समझते हैं, उनके इशारों को समझ रहे होते हैं और फिर उसको आगे लोगों तक बयान करते हैं, वो उनको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो इसी तरह सेक्शन 543 में CRPC में यही बताया गया है
कि कोर्ट इस सूरत में जहाँ पे इनकी एविडेंस लेनी हो तो इंटरप्रेटर को बुलाएगा और उससे एविडेंस लेगा। तो ये 3 कंडीशंस मस्ट हैं अगर इन्होंने कोर्ट में एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अपीयर होना है इस केस लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब बात करें आर्टिकल 17 की ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो हमें बताता है कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। तो इसके क्लॉज 1 में हमें ये पता लगता है कि जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस या नंबर ऑफ विटनेसेस है वो कोर्ट जो टेस्टिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू द इंजक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना, जैसे कि हमने आर्टिकल 3 में भी ये बात पढ़ी। तो ये उसकी कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद क्लॉज 2 में हमें ये बताते हैं, उसमें हमने 2 बातें की हैं, अनलेस कि जब तक कि हदूद लॉज है और स्पेशल लॉज है इनमें कोई कॉम्पिटेंसी या नंबर ऑफ विटनेस की बात की गई है तो उसके मुताबिक होगा, वरना अगर इनमें इसके अलावा कोई और केसेस हैं तो उसमें जो है कुरान और सुन्ना की इंजंक्शन के मुताबिक जो है वो टेस्टिफाई कोर्ट करेगी। तो क्लॉज 2 हमें बताता है कि हदूद लॉज अगर आ गए हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल हराबा और थेफ्ट का केस है तो इसमें जो नंबर ऑफ विटनेसेस होंगे वो होंगे 2 मेल विटनेस, ठीक है। जिना और जिना बिल जबर में रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेसेस है 4 एडल्ट मुस्लिम मेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जिना में 4 एडल्ट मुस्लिम मेल की एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अपीयर होने की जो कॉम्पिटेंसी है। कज़फ का कोई केस आ जाए तो उसमें भी 2 एडल्ट मुस्लिम मेल की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे ड्रिंकिंग का कोई केस आ जाए रेलेवेंट तो उसमें 2 एडल्ट मुस्लिम मेल की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह ये सारे हदूद केसेस में नंबर ऑफ विटनेसेस हमें बता दिए गए, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही उसकी कॉम्पिटेंसी जो है हमने डिटरमाइन कोर्ट ने करनी है। इसके बाद ही क्लॉज 2 में उसने बात की है स्पेशल लॉज की। स्पेशल लॉज वो होते हैं जिसमें किसी कॉम्पिटेंसी की या नंबर ऑफ विटनेसेस की बात ऑलरेडी किसी स्टैचू एक्ट या रेगुलेशंस में कर दी गई हो तो उसके लिहाज से डिटरमाइन करना है। इसके बाद आर्टिकल 17 के क्लॉज 2A में हमें बताया गया फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में नंबर ऑफ विटनेसेस हमारे पास कितने होने चाहिए। तो अगर तो कोई ऐसा केस है जिसमें इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में आ गया है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड है वो 2 मैन या फिर 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो आपने एंड का लफ्ज यहाँ पे भी याद रखना है, या तो 2 मर्द या फिर 1 मर्द उसके साथ 2 औरतों की जो गवाही है वहाँ पे उसकी कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। इसके अलावा इसके आर्टिकल 17 के क्लॉज 2B में हमें बताया गया है कि ये इसके लिए तो उन्होंने रिक्वायर कर दिया ना, ये फाइनेंशियल जितने भी ऑब्लिगेशंस होंगे उसके लिए हमें बता दिया ना नंबर ऑफ विटनेस। इसके अलावा जो कोई और भी मैटर होगा इनके अलावा तो फिर उसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, उसकी मर्जी होगी, या तो वो 1 मैन को एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस बुला ले या फिर 1 वुमेन को एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस बुला ले। तो ये कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करता है। आर्टिकल 7 के रेलेवेंट हम एक केस लॉ देखें जिसकी साइटेशन है 1990 PCRLJ 73। तो इसमें एक मैक्सियम की बात हुई है जो कि आर्टिकल 17 की बेसिस उसमें बताई गई है और मैक्सियम है एविडेंस हैज़ टू बी वेटेड, मतलब एविडेंस की जो दी जा रही है उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए ना कि उसकी क्वांटिटी देखनी चाहिए। मतलब इस मैक्सियम के तहत कि नंबर ऑफ विटनेस का जो होना है वो इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर एक विटनेस भी दे रहा है और वो इतनी अच्छी एविडेंस दे रहा है कि दूसरे विटनेसेस को सुनने की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो हम उसको वेट देंगे कि कितनी अच्छी एविडेंस है। अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ विटनेसेस ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर ये कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन द वॉल्यूम एंड द वेट, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी में जो है एक तजाद आ जाता है कि आप कौन सा चूज़ करें या किस तरफ जाएं, तो उस सूरत में जो क्वांटिटी है उसको बढ़तरी होगी क्वालिटी ऑफ द एविडेंस के ऊपर। मतलब नंबर ऑफ विटनेसेस ज़्यादा कर लिए जाएंगे वहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस सही बात कर रहे हैं, और अगर एक विटनेस गलत बात कर रहे हैं तो उसको रद्द करके जो ज़्यादा बात एक ही बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं तो उनको अहमियत दी जाएगी। इस मैक्सिम का यही मतलब है।
तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।